हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ओके, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किया, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़े थे। उससे भी पहले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ लिए, है ना। अब इस लेक्चर में क्या करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ। ये भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन आराम से समझते हैं, जैसे पिछले लेक्चर को समझे थे, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग क्या हो जाएगा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम। ठीक है, तो हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, आप इतना समझ ही जाओगे। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा या शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, तो इसमें सबसे पहले ये हमको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन अणु प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में भी कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में कौन से अणु वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो बताया था कि जो हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं वो शो करते हैं, उनमें भी पोलर वाले। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा होती है, इनमें भी जो पोलर वाले अणु होते हैं हेट्रोन्यूक्लियर के, वो अणु यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। कौन कौन से, जैसे कि HF हो गया, HCl हो गया, ठीक है, और CO हो गया, HBr हो गया। ये सब जो अणु हैं ये सब क्या करते हैं, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। और देखो, जब हम लोग स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो यहाँ पे जो लाइन प्राप्त होती है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे जो लाइन कैसे बनती है। तो ये जो लाइन प्राप्त होती है ना, तो इनके बीच में जो अंतराल रहती है आवृत्ति का, न्यू का जो मान होता है, वो जो अंतराल होता है, यहाँ पे जो आवृत्ति का मान आया, यहाँ पे जो आवृत्ति का मान आया, ये आवृत्तियाँ क्या होती है, एक समान होती है। समान अंतराल में यहाँ पे आवृत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको देखेंगे बाद में कि कैसे समान आवृत्ति प्राप्त होती है। अभी मैं निष्कर्ष बता देता हूँ कि ये होती है। अब देखो, इसको अध्ययन करते हैं। तो कैसे इसको अध्ययन कर सकते हो, सबसे पहले समझते हैं कि कैसे अणु में डायग्राम बनेगा, या फिर क्या क्या उसमें कौन सा स्कीम लगेगा। जैसे वाइब्रेशनल में कौन सा स्कीम लगा था, हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला लगा था। ठीक है, यहाँ पे भी कौन सा स्कीम लगेगा उसको देखते हैं। तो देखो, जो दो परमाणु है, मान लेते हैं ये एक कोई परमाणु है, ठीक है, ये एक दूसरा परमाणु है। इन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक अणु बनाएंगे। देखो, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, इसका द्रव्यमान मान लो m2 है। यदि इन दोनों की जो बीच की दूरी है इसको बोलते हैं r। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट से समझ सकते हो, ऐसा बना देते हैं, और इसके सेंटर पॉइंट ये नाभिक हो गया, है ना। तो यहाँ पर से यदि इन दोनों परमाणुओं की जो बीच की दूरी है ये r हो, r को क्या बोलते हैं, आबंध लंबाई। आबंध लंबाई, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन डिस्टेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि r को क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन डिस्टेंस। यदि इन दोनों के बीच की दूरी r हो, तो देखो अब यहाँ पे इसका एक परमाणु का द्रव्यमान m1 है, इसका परमाणु का द्रव्यमान m2 है। यदि अब अलग अलग परमाणु हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, अणु के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे परमाणु के बारे में तो पढ़ नहीं रहे, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, अणु मानना पड़ेगा। तो ये दोनों परमाणु क्या हो गया, एक अणु बन गए। अब देखो, ये तो इसका मास अलग अलग था, अब अणु का मास एक होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग रिड्यूस्ड मास करते हैं, सामान्य द्रव्यमान करते हैं, और उसका मास एक मान के चलते हैं। मान लेते हैं इन दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान केंद्र इसके किसी सेंटर पर होगा। ये एक द्रव्यमान हो गया, एक द्रव्यमान हो गया, इनका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, किसी सेंटर पर होगा। तो मान लेते हैं ये जो द्रव्यमान केंद्र है ये इस अक्ष के, मतलब इस लंबाई के परितः, या जो r डिस्टेंस है इसके परितः यहाँ पर है। ठीक है, इसे थोड़ा तिरछा बन गया, यहाँ पर है द्रव्यमान केंद्र, इसको नाम देते हैं C। ठीक है, और ये जो द्रव्यमान केंद्र हो
इसमें एक अक्ष है, ये जो अक्ष है ये इसका कंडीशन ये है कि ये जो r डिस्टेंस है, ये जो r वाली जो रेखा है, दोनों के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो देखो जो ये द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर भी है और यहाँ पे एक अक्ष भी बन गया, तो ये अक्ष के परितः ये जो परमाणु है क्या होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, ऐसा हम लोग इसको मान सकते हैं। कैसे समझ में आया? तो कंडीशन ये होना चाहिए कि जो r है इन दोनों के बीच की दूरी इस लाइन के परितः, इसको ये यहाँ पे डिस्टेंस बस लिखा हूँ ना, बाकी दूरी तो ये है, तो ये जो दूरी है इसके लंबवत और इस दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान केंद्र पर एक हम लोग अक्ष मान लिए। ये अक्ष के परितः ये दोनों परमाणु क्या करेंगे, रोटेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब रोटेट करेगा तो बताओ, यदि मैं यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र मान के चला हूँ, ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, द्रव्यमान केंद्र मतलब सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास मान के चल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ, द्रव्यमान केंद्र के परिभाषा से, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से, तो बताओ द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका द्रव्यमान है m1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m1r इक्वल टू m2r, ये लिख सकता हूँ। ये पहला द्रव्यमान यही होता है ना, द्रव्यमान और जो त्रिज्या ये दो दूरी होती है उन दोनों के बीच का गुणनफल दोनों में बराबर होती है, अलग अलग परमाणु की बात करते हैं तो ये हो गया। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m1r इंटू m1r इक्वल टू m2r। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में देखो, ये द्रव्यमान केंद्र वाला अक्ष हो गया, तो यहाँ से यदि मैं इस डिस्टेंस को r1 मान के चलूँ, मतलब प्रथम जो परमाणु है अक्ष से कितनी दूरी पर है, r1 पर है, और ये दूरी क्या हो जाएगी, r2 हो जाएगी। ठीक है। ध्यान रखना ये जो द्रव्यमान केंद्र है ये सेंटर पर नहीं है ना, सेंटर पर रहता तो यहाँ पे बनाते। सेंटर पर क्यों नहीं है भाई, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र हम कैसे मानते हैं, मान लो कोई दो वस्तु ले लेते हैं, जैसे कि ये एक मार्कर हो गया और एक मान लो ये डिब्बा हो गया। ठीक है। तो इसका मास कुछ अलग होगा, इसका मास कुछ अलग होगा, तो इसका मास मान लेते हैं कम है, इसका मास ज़्यादा है मान लो, तो इसका मास ज़्यादा है तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे बनेगा, यहाँ सेंटर पर नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा इस साइड बनेगा, क्योंकि दोनों को संतुलन करना रहता है। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, जहाँ पे संपूर्ण मास को हम लोग क्या कर सके, सेंटर्ड मान सके, केंद्रित मान सके, उसको द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, मान लेते हैं इसका मास थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे बनेगा, इस पर बनेगा, सेंटर पर नहीं बनेगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग लेके चल रहे हैं, r1 इसका डिस्टेंस r1, इसका दूरी ज़्यादा हो जाएगा, इसका दूरी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब बताओ यदि r1 और r2 को मैं जोड़ दूं तो हमारे r के बराबर ही तो है। ठीक है। r1 प्लस r2 इक्वल टू r, इसी को ही तो अलग अलग तोड़े हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, m1r इक्वल टू m2r। ठीक है। और दूसरा r1 प्लस r2 इक्वल टू r, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, इस अक्ष के परितः, इस अक्ष मतलब एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के परितः क्या कर रहे हैं, दोनों परमाणु रोटेट करते हैं। ठीक है। तो रोटेट करते हैं, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इस समीकरण 1 को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, तो यहाँ से मैं r1 और r2 का मान निकाल सकता हूँ। कैसे, तो थोड़ा निकाल के बताते हैं। जैसे मैं यहाँ से यदि r1 का मान निकालना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r माइनस r2 ये हो जाएगा। इसका मान मैं यदि यहाँ पे रख दूँ तो क्या निकल जाएगा बताओ, m1 ये हो जाएगा r। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये r1 और ये r2 होगा, अलग अलग डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, m1 r1 m2 r2, तो यहाँ पे m1 r1 इक्वल टू m2 r2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको सुधार लेना। तो यहाँ पे बताओ r1 की जगह मैं ये रख सकता हूँ r माइनस r2, और इस साइड क्या है, m2 r2। तो बताओ यहाँ से यदि मैं r2 का मान निकालना चाहूँ तो इससे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, m1 r माइनस m2 r2, सॉरी m1 r2, और इस साइड क्या है, m2 r2। इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो क्या बनेगा, m1 r माइनस m1 r2 माइनस m2 r2। ठीक है। देन यहाँ से यदि मेरे को निकालना है r2 का मान, है ना, तो r2 का मान निकालना है, तो यहाँ से इन दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा बताओ, m1 r, और यहाँ से मैं r2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। देन यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे बताते हैं। ठीक है। इसको तुम डायरेक्ट लिखना छोटा सा मतलब याद करने की चीज़ है, इसको डायरेक्ट याद करना, क्योंकि सॉल्व करोगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 r1 है, m1 r है,
तो यहाँ से m1r हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे से क्या हो जाएगा, इसको मैं उस साइड भेज देता हूँ, ठीक है। इस साइड अभी क्या था, 0 था, तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r2 m1 प्लस m2। यहाँ से यदि मैं r2 बस का मान निकालना चाहूँ, हमको r2 का मान निकालना है ना, तो r2 का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। तो r2 का मान क्या आ गया, यहाँ से परिभाषा इन दोनों की मदद से हम लोग r2 का मान निकाल लिए। क्या आया, m1r अपॉन m1 प्लस m2। अब जैसे यहाँ पे r2 का मान निकाले हैं ना, वैसे सेम r1 का भी मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो r1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे r2 इक्वल टू रखना पड़ेगा r माइनस r1, फिर उसे सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ r1 क्या हो जाएगा, तो r1 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे m1 था तो इस बार m2 हो जाएगा, और ये r का r ही रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा m1 प्लस m2। तो ये स्टेप पूरा आप लोग थोड़ा डायरेक्ट याद कर सकते हो। यहाँ से सीधा लिखोगे, समीकरण 1 को सॉल्व करने पर सीधा r1 और r2 का मान यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो फिर पूरा ऐसे निकाल के दिखाओगे थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो ये r2 और r1 का मान आ गया। अब यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसको ना समीकरण नंबर 2 दे दो, समीकरण नंबर 2। यदि हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि दोनों परमाणु इस अक्ष के परितः क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसमें क्या लगेगा, अब एक जड़त्वाघूर्ण लगेगा। जड़त्वाघूर्ण क्या लगता है, जड़त्वाघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे शो करते हैं, आई से, ठीक है। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू हो जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होता है, द्रव्यमान और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का गुणनफल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब ये हम लोग को पता है। अब यहाँ पे हम लोग चूंकि यहाँ पे r1 और r2 का मान रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास r1 r2 का मान है, तो यहाँ पे रख दो। m1 r1 का मान क्या है भाई, m2r अपान m1 प्लस m2, तो इसका मान रख दिए। प्लस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, r2 का मान रख सकते हैं, m1r प्लस m1 प्लस m2 रख दिए, इसका स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे देखो, फिर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लेंदी आएगा, तो यहाँ के फिर डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट याद कर सकते हो, लेकिन फिर मैं अभी मेरे क्या समझाना है तो मेरे को पूरा करना पड़ेगा। तो मैं बताओ पूरा करता हूँ, तो ये हो जाएगा m1, इसको मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई, m2, ठीक है, m1 का स्क्वायर r स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या कर सकता हूँ, नीचे में सेम दिख रहा है, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, या ऊपर में भी कुछ कॉमन दिख रहा है ना। ऊपर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, दोनों के पास m1 है, इसके पास m1 है, इसके पास m1 स्क्वायर है, इसको भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा m1, ठीक है। और यहाँ पे भी m2 है, इसके पास भी m2 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी कॉमन निकाल सकता हूँ। और नीचे से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, ये दोनों बराबर है, तो ये सेम हो जाएगा m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर। उसके बाद क्या बच गया उसको ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या निकाला था कॉमन, m2 निकाला था, तो एक m2 बच जाएगा, और यहाँ पे से भी क्या निकाला था, m1 निकाला था, m1 बच जाएगा। तो ये ऐसा लिख सकता हूँ, पीछे में क्या बचा हुआ है, r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। ये लाइन समझ में आ गया, बस कॉमन निकाले हैं, आप दे देके कॉमन निकाल सकते हो। अब बताओ यहाँ से m1 प्लस m2 एक इससे कट जाएगा स्क्वायर से, तो काट दिए भाई। अब क्या बच गया, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आप लोग को मालूम होगा, पिछले लेक्चर में बताया था, जो म्यू का मान होता है सामान्य द्रव्यमान, रेड्यूस्ड मास, ये दोनों परमाणुओं को हम लोग एक परमाणु मान के चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान केंद्र मान के चल रहे हैं, मतलब ये दोनों परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है, टोटल जो मास है उसको इस पॉइंट पर हम लोग सेंटर्ड मान के चल रहे हैं। तो मैं उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेड्यूस्ड मास लिख सकता हूँ, सामान्य द्रव्यमान, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा भाई, म्यू आर स्क्वायर, जहाँ पे म्यू क्या है, चूंकि म्यू इक्वल टू क्या है, m1 m2 अपान m1 प्लस m2, इसको बोलते हैं रेड्यूस्ड मास, सामान्य द्रव्यमान। तो यहाँ पे रख दिए, मतलब हमारे पास आई का मान जो क्या आ गया भाई, म्यू आर स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आप लोग को याद होना चाहिए। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया, हम लोग आई का मान निकाल लिए म्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि देखो, ये जो इस अक्ष के परितः रोटेट कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं जो रोटेशन है इसमें कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम का मान क्या है, या
कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेशन कर रही है, घूम रही है, तो वहाँ पे कोणीय वेग लेना पड़ेगा। कोणीय वेग रेखीय वेग तो नहीं हो पाएगा, कोणीय वेग लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यदि अक्ष के परितः अणु के घूमने पर जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है, यदि कोणीय वेग ओमेगा हो तो वेग ओमेगा हो गया तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा वो बताओ। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग को दर्शाते हैं P से, तो P इक्वल टू हो जाएगा I इंटू ओमेगा, हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू I ओमेगा। अब यहाँ से एक इसको समीकरण नंबर 3 दे दो पहले, समीकरण नंबर 3, ये तो कोणीय संवेग हो गया। इसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, हमारे रोटेट कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा उसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, दिख जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ गतिज ऊर्जा, अणु की गतिज ऊर्जा घूम रही है तो गतिज ऊर्जा तो होगा ही भाई। तो गतिज ऊर्जा क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको दर्शाते हैं K से, तो K इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा I ओमेगा स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। ये समझ में आया, I ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये निकल गया काइनेटिक एनर्जी। अब इसी प्रकार हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। लेकिन स्थितिज ऊर्जा में एक कंडीशन ये होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अक्ष के परितः दोनों परमाणु या फिर जो अणु है वो रोटेट कर रही है। तो आप लोग बताओ, इस अक्ष के परितः मान लो रोटेट करेगी दोनों परमाणु, तो ये जो बीच की जो दूरी है r, ठीक है, ये जो बीच की जो दूरी है ये r, क्या ये बदलने वाली है, ये क्या कर रही है। मान लो ये अक्ष हो गया, यहाँ पे जैसे दो, यहाँ पे एक, इस किनारे पे एक अणु है, एक परमाणु है, इस किनारे पे दूसरा परमाणु है, तो ये क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक, ऐसा करके। तो बताओ भाई, जब रोटेट करेगी तो क्या ये डिस्टेंस जो बीच की दूरी है r, ये बदलने वाली है क्या, नहीं बदलने वाली, ये तो क्या फिक्स होती है, कांस्टेंट रहेगी। ये तो ऐसा घूमेगी ना, तो वो क्या होगी, हमेशा फिक्स रहती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, mg, स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे डिस्टेंस शून्य है तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे शून्य हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अब इसको मिटाता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेना, इधर मैं मिटाता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि R क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या हो, समझ में आ रही है ना, क्योंकि जब रोटेट करेगी दोनों परमाणु तो बीच की दूरी कहीं बदलने वाली नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहती है, तो वो इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, वो क्या हो जाएगी, सीधा शून्य हो जाएगी। अतः यदि मैं टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ, गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा क्या है, शून्य है, तो मैं टोटल एनर्जी लिख सकता हूँ। इसलिए टोटल एनर्जी, तो बताओ टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, टोटल एनर्जी को मैं लिखता हूँ E से, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का मान हमारे पास है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, शून्य है, तो ये हो जाएगा I ओमेगा स्क्वायर। मतलब संपूर्ण जो गतिज ऊर्जा है वही वहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ यहाँ से मैं इसको दे दूँ समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब देखो ये समीकरण नंबर 5 आ गया। अब यहाँ से समीकरण 5 में यदि हम लोग ओमेगा का मान रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं भाई ओमेगा का मान, इसका भी तो कुछ यूज होना चाहिए। तो यहाँ से ओमेगा का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, P/I लिख सकता हूँ मैं। तो समीकरण नंबर 3 से यहाँ पे मान रखने पर 1/2 I, ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, P/I, ये इसका स्क्वायर, तो ये इसका मैं ये स्क्वायर ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा I P² स्क्वायर, यहाँ से I और एक I कट जाएगा, तो क्या बचेगा, E बराबर, ये हो जाएगा 1/2 P² ठीक है, ये हो गया। तो इसको या फिर दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, E = P²/2I, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आया समीकरण, ये हमको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये क्या होता है, यदि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जाएं तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, उसको कैसे लिखते हैं भाई, तो मिटा के बताते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका मान हम लोग को पता है। आप लोग को अभी क्वांटम मैकेनिक्स यदि नहीं पढ़े होंगे तो जब पढ़ेंगे तब वो समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग को मालूम होगा जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको कैसे लिखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स एंगुलर मोमेंटम P = होता है J+1 और रूट में रहता है √J+1 H कट या फिर H क्रॉस, ऐसा होता है। ठीक है, या तो इसी कैसे लिख सकते हो, मान लो, और दूसरे तरीके से लिखना चाहोगे तो J+1, ये हो जाएगा H/2π। ठीक है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का मान क्वांटम मैकेनिक्स में। तो बस उसका मान यहाँ पे रखना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अब E बराबर हो जाएगा यहाँ से, इसलिए E बराबर टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा,
पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जे प्लस 1 और पीछे में क्या है h/2 है, तो इसको मैं लिख दूंगा h²/4 पाई स्क्वायर और नीचे में और कुछ बचा हुआ है 2i बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2i। देन यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा तो जे प्लस 1 और यहाँ पे h², नीचे में क्या हो जाएगा 4 × 2 8 पाई स्क्वायर i। समझ में आ गया। ई टोटल एनर्जी ई का मान क्या आ गया, जे प्लस 1 h²/8 पाई स्क्वायर i। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, उससे पहले ये बता देते हैं जे क्या है। तो जे को बोलते हैं हियर, जे को बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर, घूर्णन क्वांटम संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगा, रोटेशनल क्वांटम, पूरा लिख देना क्वांटम नंबर। ये जो जे का जो मान होता है, ये इसका मान 0 1 2 3 एनीथिंग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात पता चल गई। इसको दे दो समीकरण नंबर, जो भी नंबर है 7 नंबर है। समीकरण आप अपने अकॉर्डिंग दे देना, जिसको देना है वो दे देना, जिसको नहीं देना है मत देना। तो समीकरण नंबर 7 हो गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, वी का मान रखे थे ना, वी क्या था उस टाइम, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर था। सिमिलरली यहाँ पे जे रखे हैं, वाइब्रेशनल पढ़ रहे हैं तो वी, रोटेशनल पढ़ रहे हैं तो जे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं, ई बराबर क्या आ गया, जे प्लस 1 h²/8 पाई स्क्वायर i। h क्या है भाई, प्लांक नियतांक है, ठीक है, जिसका मान फिक्स होता है, कांस्टेंट है वो। 8 भी कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, इसका भी मान फिक्स होता है 3.14, ये इसका भी मान फिक्स होता है। आई क्या है, जड़त्व गुण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका मान अभी हम लोग निकाले थे μr²। मतलब म्यू क्या है, मास है। मास भी क्या चेंज होने वाला है, रोटेशन करेगा तो मास तो स्थिर रहने वाला है, वो तो कभी चेंज नहीं होने वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, जब रोटेट कर रही है तो आर को तो ऐसे भी हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। मतलब आई टोटल क्या है, कांस्टेंट ही, ऐसा बोल सकते हो। मतलब इस फार्मूला में एच भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब ई का जो मान है ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ जे प्लस 1 बस कांस्टेंट नहीं है, उसका मान वेरी कर रहा है, अलग अलग रखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, यदि h²/8 पाई स्क्वायर i, इसको मैं यदि एक कांस्टेंट मान लूँ, सबको अलग अलग कांस्टेंट मानने के बजाय एक कांस्टेंट मान लूँ, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किसको, h²/8 पाई स्क्वायर i को। तो बताओ अब e का मान क्या हो जाएगा, उसको मैं एक कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट कौन सा माना, b, इसको बोलते हैं b। अब बताओ क्या हो जाएगा, e बराबर, इसलिए e बराबर जे प्लस 1 b। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, जे प्लस 1 इंटू बी। अब यहाँ पे b के बारे में बताना पड़ेगा, b क्या है। तो b क्या है भाई, हियर b इज इक्वल टू क्या है, h²/8 पाई स्क्वायर i। इसको बोलते हैं, एक बार देखता हूँ, याद नहीं आ रहा है मेरे को। इसको बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। ध्यान रखना, इसका मान आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए, ये बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। क्या होता है, b = h²/8 पाई स्क्वायर i। क्या बोलते हैं इसको, रोटेशनल कांस्टेंट, घूर्णन नियतांक। अब देखो ये जो b का जो मान है h²/8 पाई स्क्वायर i, ये क्या होता है, हर एक परमाणु के लिए या हर एक अणु के लिए भिन्न भिन्न होता है। मतलब ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। मान लो यहाँ पे HCl के बारे में बात करें तो उसके लिए b का मान अलग होता है। HBr के बारे में बात करें, उसका मान भी यहाँ पे b के लिए अलग होगा। CO की बात करें तो वहाँ पे भी b का मान अलग होता है। मतलब हर एक अणु के लिए b का मान अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होता। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, b क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है, लाक्षणिक गुण होता है। लाक्षणिक गुण मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। तो ये b के बारे में हो गया। यदि b का मैं मात्रक लिखना चाहूँ तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है जूल, ठीक है। मात्रक क्या होता है, जूल होता है। देखो ये जो b है ना, इसको कभी कभी हम लोग तरंग संख्या वेव नंबर के फार्मूला में भी लिख सकते हैं। वेव नंबर के यदि फार्मूला में लिखते हैं ना, तो उस टाइम उसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या तो फिर मीटर इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो याद होना चाहिए। यदि हम लोग इसको तरंग संख्या के रूप में लिखना चाहें तो इसका फार्मूला भी क्या हो जाएगा, उसको भी बता देते हैं। थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ मैं,
साथ में इसको आप लोग नोट डाउन भी करते रहना। यदि नोट डाउन कर रहे होगे तो, नहीं कर रहे होगे तो बुक से ज़रूर पढ़ना, बुक में एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मात्रक क्या हो गया, ये हो गया। यदि मैं तरंग संख्या के रूप में लिखना चाहूँ तो उस टाइम बी डैश हो जाता है। ठीक है, बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, B/HC। ठीक है, ऐसा इसको तरंग संख्या के रूप में यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से बताओ बी का मान हमारे पास क्या है, ये है h²/8π² और ये हो जाएगा c। तो ये वाला फार्मूला भी आप लोग को याद होना चाहिए। डी डैश बराबर क्या होता है, h²/8π²IC। इसका भी कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ सकता है यदि IIT जैम का अगर तैयारी कर रहे होगे तो इसको दे दो समीकरण नंबर 8। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे एक मिस्टेक है ना, ये अपान में HC था, तो HC था तो ये एक नीचे से H कट जाएगा तो ये h/8π² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले लेक्चर में वाइब्रेशनल लेवल के क्या निकाले थे, अलग अलग हम लोग एनर्जी लेवल निकाले थे। ये जो हम लोग का एनर्जी का जो फार्मूला आया था, याद है, एनर्जी का जो फार्मूला आया था E=V+1/2h/0, ऐसा कुछ फार्मूला आया था। उसे हम लोग V का मान रख के क्या किए थे, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल निकाले थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग निकाल के रख सकते हैं। हमारे पास एनर्जी का मान क्या आ गया, ये वाला, इसको दे दो समीकरण नंबर 8, इसको 9 दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का मान हमारे पास आ गया है, क्या आया है, J+1 × B। अब इस फार्मूला से हम लोग अलग अलग रोटेशनल एनर्जी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब वहाँ पे देखते हैं कि क्या वो रोटेशनल एनर्जी बराबर है, उसका जो बीच का जो डिस्टेंस है, ऊर्जा का जो अंतराल है, क्या वो बराबर है। वाइब्रेशनल में क्या हो रहा था, बराबर आ रहा था, है ना। वहाँ पे जो बीच का जो डिस्टेंस था h/0 सब में बराबर आ रहा था। क्या यहाँ पे भी आता है, तो यहाँ पे हमेशा बराबर नहीं आता। ठीक है, सब दूरस्थ नहीं होते, अलग अलग डिफरेंस के होते हैं। वो कैसे, उसको यहाँ पे देखते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। अब चूंकि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, E=J+1 होता है। यहाँ पे J का मान क्या है, और 0 1 2 3, मतलब हर एक J के लिए यहाँ पे E का क्या होगा, अलग अलग मान आएगा। J=0 रखेंगे तो अलग मान आएगा, E का 1 रखेंगे तो E का मान अलग आएगा, 2 रखेंगे तो E का मान अलग आएगा, 3 रखेंगे तो E का मान अलग आएगा। मतलब ये J का मान अलग अलग हो रहा है, वेरियस टाइप का वैल्यू हो रहा है, तो इसलिए E का भी मान यहाँ पे क्या हो रही है, अलग हो रही है। मतलब एनर्जी लेवल क्या हो रही है, डिस्क्रीट हो रही है। पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए अलग वैल्यू आ रही है, कंटिन्यूस नहीं हो रही है, डिस्क्रीट हो रही है। ठीक है, मतलब विविक्त हो रही है। इसी को ही बोलते हैं, जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड होना मतलब डिस्क्रीट लेवल रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः इसलिए रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, तो ये बात भी आप लोग को पता होनी चाहिए। जैसे वाइब्रेशनल क्वांटाइज्ड होती है, वैसे ही रोटेशनल भी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो ये बात हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, यदि मैं एनर्जी लेवल बनाना चाहूँ तो आप एनर्जी लेवल ही बना के दिखा देते हैं, कैसे क्वांटाइज्ड होती है और कैसे इक्वी डिस्टेंस नहीं होती, मतलब समदूरस्थ नहीं होती, इसको भी बता सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे J का मान रखते जाओ, फिर एनर्जी लेवल बनाओ, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो, सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद इसको निकाल के बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल के बताते हैं। देखो क्या है हमारे पास, E=, यदि मान लो मैं शुरू में 0 रखता हूँ, यदि J=0 रखता हूँ, तो बताओ यहाँ से E का मान क्या आ जाएगा, देन E=0 रखूँगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यदि J=1 रखूँ तो बताओ E का मान क्या हो जाएगा, 1 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2B। यदि J= मैं 2 रखूँ, ठीक है, तो J=2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, E = 2 धन 1 3 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6B। इसी प्रकार यदि मैं J=3 रखता हूँ तो 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 12B। 4 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 20B। 5 × 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे मान रख सकते हैं। अब देखो इसको मैं डायग्राम में बनाता हूँ, तो डायग्राम में कैसे बनेगा, डायग्राम में जैसे बताता हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा नीचे क्या आएगा, J=0 लेवल, तो ये हो जाएगा J=, इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा J=0। J=0 के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी हो क्या है, 0 है, तो E=0 हो गया। इसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे क्या है, एनर्जी का मान 2B, किसके रिस्पेक्ट में है, J=1 के रिस्पेक्ट में है। उससे थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे, तो E= क्या हो जाएगा, 6B।
यहाँ पे हो जाएगा J इक्वल टू 2 और ऊपर में यहाँ पे इस बार हो जाएगा E इक्वल टू 12B, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में था? J इक्वल टू 3 के रिस्पेक्ट में। इससे और ऊपर यहाँ पर ये किसके रिस्पेक्ट में है? J इक्वल टू 4, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20B। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, मैं जो लेवल बनाया हूँ इन दोनों के जो बीच में गैप है ये अलग अलग है, एक समान नहीं है। ध्यान रखना, वाइब्रेशन में क्या बताया था? एक समान होती है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग होती है। कैसे? आप निकाल के देख सकते हो भाई। जैसे इसका मान इक्वल टू 0 है, इसका मान 2B है। यदि इन दोनों के बीच में यदि मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा बताओ? 2B माइनस 0। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाता है, उसमें अवशोषण वर्णक्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त होती है, तो यहाँ से निकल कर क्या होगी? ऊपर जाएगी। तो इन दोनों के बीच में यदि मैं डेल ई का मान निकालना चाहूँ, ऊर्जा का अंतराल निकालना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ? एनर्जी गैप 2B माइनस 0 मतलब 2B। यदि मान लो इलेक्ट्रॉन इस लेवल से ऊपर लेवल में जाता है तो उस टाइम क्या हो जाएगा? एनर्जी लेवल, एनर्जी में जो अंतराल होगा वो 6B माइनस 2B। 6B माइनस 2B मतलब 4B। तो देखो अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे भी मैं अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसमें क्या है? 12B, नीचे क्या है? 6B। 12B माइनस 6B इज इक्वल टू 6B। और ऊपर में अगर जाऊँ तो क्या हो जाएगा भाई? 20 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 8B। इसका मतलब क्या है? शुरू 2B 6B 2B 4B 6B 8B, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये क्या हो रही है? अलग अलग आ रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस वहाँ पे नहीं है, समदूरस्थ नहीं है। और यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाल सकते हो, जैसे जैसे हम लोग J का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे J का मान यदि हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 फिर 1 2 3 मान लो और ऊपर जाते जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस का जो मान है ये क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। शुरू 2B डिस्टेंस था, फिर 4B, फिर 6B, फिर 8B। जैसे जैसे और ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे J का मान हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो डेल E का जो मान है वो क्या होते जाता है? और बढ़ते जाता है। तो ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये निष्कर्ष निकाल सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन ये क्या है? E इक्वल टू 0 लेवल है, मतलब ये मूल अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे पिछले में भी बताया था वाइब्रेशनल में, वैसे यहाँ पे भी बता सकते हैं। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। किसी भी अणु के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल एकदम ईजी सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी पढ़ाई से ही पढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, सबसे नीचे वाला लेवल का है, इक्वल टू 0 लेवल के लिए है, तो ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। अब यहाँ से जैसे ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड है, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए इसको कितने मिनिमम एनर्जी चाहिए भाई? तो देख लो 2B एनर्जी चाहिए, तभी ये यहाँ से यहाँ पे जंप कर पाएगा। मतलब यदि किसी भी अणु को रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी का जो मान है वो कितना होना चाहिए? 2B होना चाहिए। एटलीस्ट 2B तो होना ही चाहिए। 2B रहेगा तभी वो जंप करके दूसरे लेवल में जा पाएगा। मिनिमम तो होना ही चाहिए। मान लो से ज़्यादा है तो फिर ऊपर भी जा सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2B एनर्जी तो होना ही चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा? ट्रांजिशन कर पाएगा। तो अतः मैं यहाँ पे क्या सकता हूं? न्यूनतम एनर्जी रोटेशनल स्टेट के लिए, रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए? मिनिमम एनर्जी इक्वल टू 2B। समझ में आया क्या? मिनिमम एनर्जी क्या होना चाहिए? 2B होना चाहिए। यदि मैं तरंग संख्या का भी मान निकालना चाहूँ, ठीक है, तरंग संख्या का भी मान निकालना चाहूँ या आवृत्ति का मान निकालना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं? तो आवृत्ति का मान निकालना चाहूँ तो बताओ, ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू 2B अपॉन H, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आवृत्ति को क्या लिख सकते हैं? न्यू इक्वल टू 2B अपॉन C। अब ये कहाँ से आया इसको बताना पड़ेगा। तो देखो इसको ये कहाँ से आया? चूँकि अपन लोग को मालूम है क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू HC अपॉन डेल E। डेल E क्या है? इन दोनों के बीच में जो एनर्जी लेवल रहता है, गैप रहता है, ऊर्जा अंतराल, वो, ठीक है। उसका मान कितना है? 2B है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2B। अब देखो लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप लोग को रिलेशन मालूम होगा। क्या रिलेशन मालूम है? C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, और दूसरा रिलेशन क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए, न्यू इक्वल टू होता है C न्यू बार, ठीक है। ये दोनों रिलेशन आप लोग को मालूम होना चाहिए। इस वाले रिलेशन से ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं लैम्डा का मान निकालना चाहूँ तो क्या रख सकता हूँ? C बाई न्यू, ठीक है, C बाई न्यू, ये हो जाएगा C बाई न्यू।
और इस साइड क्या है Hc/2b। देन यहाँ से मैं न्यू का मान निकालना चाहूँ तो मैं न्यू को उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा न्यू, और Hc को नीचे भेज दूंगा तो ये हो जाएगा Hc, 2b को ऊपर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 2b। तो यहाँ से c और c क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 2b हो जाएगा 2b/h। यही इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, न्यू इक्वल टू 2b/c। ठीक है, तो ये आवृत्ति का मान आप लोग को याद होना चाहिए, 2b/h आता है। ठीक, ये इसके बारे में बात करें। ठीक है, अगर इसके लिए बात करेंगे तो उसके लिए फिर एनर्जी लेवल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डिफरेंस उसमें फिर यहाँ पे 4b की जगह में 2b की जगह में 4b आ जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें तब, इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4b हो जाएगा, मतलब 4b/h। इसके बारे में बात करेंगे तो 6b/h, इसके बारे में बात करेंगे तो 8b/h। इस टिप से वहाँ पे आवृत्ति का मान अलग अलग आते जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में वाइब्रेशनल लेवल में मैंने क्या किया था, एक किसी अणु के लिए वाइब्रेशनल में जो आया था फार्मूला उसे वेरीफाई किया था कि हाँ रियलिटी में ये वैल्यू काम करता है कि नहीं करता। वैसे ही रोटेशनल में भी करना पड़ेगा, उसको एक अणु के लिए निकाल के दिखाना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली में ये जो हम लोग एनर्जी का जो मान निकाले हैं ये वाला ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा। तो जैसे उसमें HCl के लिए थे, यहाँ पर भी HCl के लिए ले लेते हैं, निकाल के दिखा देते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं मिटा के उसको बताता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, HCl अणु के लिए हम लोग रोटेशनल जो न्यूनतम एनर्जी का मान है वो निकालते हैं। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो रोटेशनल एनर्जी का जो मान होता है HCl अणु के लिए वो कितना होता है, तो 0.0026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, क्या होता है फॉर HCl जो मिनिमम न्यूनतम ऊर्जा एनर्जी का जो मान होता है, न्यूनतम ऊर्जा का जो मान होता है वो कितना होता है 0.0026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अब कैसे होता है उसको निकाल के दिखाते हैं यहाँ पे। तो आप लोग को मालूम होगा हम लोग कैसे निकालेंगे, ई का मान, ई का फार्मूला जो दिया है उससे निकाल सकते हैं। क्या होता है J+1 इंटू बी। ठीक है, तो J+1 इंटू बी। अब यहाँ पर बी यहाँ पे जे का मान तो हम लोग रख सकते हैं, बी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको बी का मान मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। तो बी का मान हमको मालूम होता है, क्या होता है भाई, बी का फार्मूला होता है h² 8π²I, ये होता है। अब ये निकालने के लिए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, एच का मान मालूम होना चाहिए। एच का मान तो मालूम ही है, 8 का भी मान मालूम है, पाई का भी मान मालूम है, आई बस का मान हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो आई का फार्मूला क्या होता है भाई, आई इक्वल टू होता है μr²। म्यू क्या है, समानित द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास, उसका भी फार्मूला हमको मालूम है। ठीक है, और आर क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है ना फॉर HCl के लिए, वो HCl के लिए आर का मान होता है, ये स्टैंडर्ड चीज़ है। ठीक है, ये HCl का जो HCl के लिए जो आर का मान होता है वो होता है 1.31, देखना पड़ेगा, 1.31 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड चीज़ है। तो ये आर का मान हमको पता चल गया। म्यू का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो म्यू का मान कैसे निकालेंगे भाई, चूँकि म्यू इक्वल टू क्या होता है m1 m2 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 m2 क्या है, m1 है H, m2 है Cl। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, MH MCl अपान MH प्लस MCl। अब बस मान बस रखो। MH का मान क्या होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1। ठीक है, उसके बाद Cl का परमाणु भार कितना होता है 35.5, ये कल भी निकाले थे। ठीक है, ये हो जाएगा 35.5, ये हो जाएगा 1 प्लस 35.5। क्या रहेगा, यूनिट AMU। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा उसको मैं निकाल के बता देता हूँ। AMU का मान होता है, चलो पहले थोड़ा सा निकाल देते हैं, 35.5 हो जाएगा ऊपर में, नीचे हो जाएगा 36.5। AMU का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻27 kg। तो ये होता है AMU का मान। अब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू का मान आएगा। तो म्यू का मान कितना आएगा, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। तो उसका मान आएगा 1.556 गुणा 10⁻27 kg, ये आ गया म्यू का मान। अब म्यू का मान हमको मालूम है, आर का भी मान मालूम है, तो मैं आई का मान निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू r²। म्यू का मान अभी अभी निकाले हैं 1.556 इंटू 10⁻⁻27। आर का मान कितना है भाई 1.31 है, तो ये एंगस्ट्रॉम में है तो 10⁻10 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसका मान आप लोग सॉल्व करना। तो इसका मान जो आता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका मान आता है 2.67 इंटू 10⁻³
-47, तो ये हो जाएगा -47 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आता है आई का मान फॉर HCl। अब आई का मान आ गया, आई का मान जैसे ही आया हम लोग बी का मान निकाल सकते हैं। तो बताओ यहाँ से मैं बी का मान क्या हो जाएगा भाई, h स्क्वायर 8π² आई इंटू सी होता है। बस मान बस रखो, h का मान होता है 6.63 × 10⁻³ इसका स्क्वायर, यहाँ पर से 8 का मान 8, पाई का मान 3.14 स्क्वायर, आई का मान अभी भी हम लोग निकाले हैं, ये होता है 2.67 × 10⁻47। ठीक है, उसके बाद सी का भी मान अपन को मालूम है क्या होता है, 3 × 10⁸। तो ये रख दिए मान। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व करना कैलकुलेटर से, सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो आता है वो आता है 2.068 × 10⁻22 10⁻²। और बी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, पहले बता चुका हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पे जूल हो जाएगा। ये आ गया बी का मान। अब बताओ बी का मान आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा जो रोटेशनल एनर्जी का मान है डेल ई, मिनिमम रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, उसका मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, इसलिए मिनिमम रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम रोटेशनल एनर्जी 2b। ठीक है, अभी निकाल के बताए थे ना, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाए थे, तो मिनिमम कितना था, 2b था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b, 2 का मान कितना है, 2 ही है, b का मान कितना है, ये 2.068 × 10⁻22। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन के पास जो वैल्यू आता है वो आता है 0.0036 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आता है। इसको आप लोग अगर निकाल के देख लेना, पहले क्या है जूल में आएगा, जूल में आएगा फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ एक बार। तो इसका जो सॉल्व करेंगे ना तो इसका वैल्यू आता है 4.136 × 10⁻22 जूल में आएगा। तो जूल को हटा के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे में 1.6 × 10⁻19 गुलाम। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तब इसका जो मान आएगा ना वो आएगा फिर 0.0026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोग कैलकुलेटर करके देख लेना, जो कि इसके मान के बराबर आता है। ठीक है, तो ये आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। अब इसी फार्मूला से निकाले है ना, 2b जो मिनिमम एनर्जी का मान होता है वो, यहाँ पे j का मान रख दिए हैं। ऐसे में j +1 × b होता है, लेकिन हम लोग को मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कैसे निकलेगा, j = 0 से j = 1 में जाएंगे तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, 2b आता है, ये जो गैप है, तो इसलिए यहाँ पे 2b का मान निकाले हैं। तो कितना आता है 0.0026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, HCl अणु के लिए J = 0 से J = 1 में इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है उसका मान है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया पूर्ण रूप से शुद्ध रोटेशनल स्पेक्ट्रा, शुद्ध घूर्णन ऊर्जा। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट पॉइंट एक और बच जाता है, ट्रांजिशन रूल। ठीक है, क्या होता है उसको भी बता देते हैं एक बार। जैसे उसमें होता है ट्रांजिशन रूल, वाइब्रेशनल में क्या था ट्रांजिशन रूल, डेल V = था +-1। वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेल J मतलब दो रोटेशनल लेवल में अंतर, डेल J उसका भी क्या होना चाहिए, क्या माना था, एक बार पहले हेडिंग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ट्रांजिशन रूल, या फिर इसी क्या बोल सकते हो, सिलेक्शन रूल भी बोल सकते हो ना, सिलेक्शन रूल। तो किसी भी रोटेशनल एनर्जी लेवल में सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल J का मान +-1 होता है। जैसे उसमें क्या था, डेल V का मान +-1 था। इलेक्ट्रॉनिक में क्या था, डेल N = एनीथिंग था इलेक्ट्रॉनिक में। वाइब्रेशनल में +-1 था। उसी प्रकार रोटेशनल में भी क्या हो जाएगा, +-1। इस प्रकार J से J-1 वाले घूर्णन अवस्था में यदि ट्रांजिशन होता है तो जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो क्या हो जाएगी, डेल E = EJ-1 ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर मान निकाल के देखते हैं क्या होता है, तो आप लोग को मालूम है E का मान क्या होता है भाई, J +1 × B होता है। यहाँ पे J में रखता हूँ तो सेम हो जाएगा, J +1 B। यहाँ पे J-1 रखूँगा J की जगह में तो क्या हो जाएगा, J-1, और ये हो जाएगा J-1 +1 × B, ऐसा हो जाएगा। अभी हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई भी दो एनर्जी लेवल ले लिए तो उसमें डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा J² + J × B, यहाँ पे भी B हो जाएगा ना, J² B।
और यहाँ पे भी इसको माइनस करके देखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो जे बी बन जाएगा। जे बी बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा। तो चलो पहले एक बार लिख देते हैं, j-1 और यहाँ से क्या बचा है, जे बी। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा j² प्लस जे बी माइनस, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा j² और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जे बी। यहाँ से j² कट जाएगा तो क्या बनेगा, 2jb। मतलब यदि हम लोग कोई भी दो एनर्जी लेवल लेते हैं तो उनमें जो ऊर्जा का जो अंतराल है वो कितना हो जाएगा, 2jb। ठीक है, तो ये हो गया। यदि इसको मैं वो लिखना चाहूँ, आवृत्ति के रूप में लिखना चाहूँ, तो आवृत्ति क्या हो जाता है, न्यू इक्वल टू hc अपान नहीं, वो तो लैम्डा होता है ना, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, hc अपान डेली। तो यहाँ से बताओ क्या लिख सकता हूँ, hc अपान डेली का मान कितना है, 2jb। ठीक है, यहाँ से लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, चूँकि c बराबर न्यू लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा c बाई न्यू। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, c बाई न्यू, ये हो जाएगा hc अपान 2bj, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब बताओ यहाँ से यदि मैं न्यू का मान निकालना चाहूँ, c और c कट जाएगा तो न्यू का मान क्या जाएगा, न्यू उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा न्यू, और 2bj इधर चले जाएगा, 2b और नीचे में क्या आ जाएगा, h, तो ये आ जाएगा 2bh अपान j। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे आवृत्ति निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे j का मान रखते जाते हैं मान लो, तो j का मान क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ बताओ न्यू का मान क्या आएगा, शुरू तो आएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, उसके बाद 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b अपान h, फिर 2 रखेंगे तो 4b अपान h, 3 रखेंगे तो 6b अपान h, 8 अगर 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8b अपान h। तो ये ऐसे न्यू का मान जो है आते जाएगा अलग अलग जे के मान के लिए। ठीक है, और देखो यहाँ पर से यदि मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल न्यू का मान की बात करें है ना, आवृत्ति में डिफरेंस, डेल न्यू का मान क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2b अपान h। यहाँ पे यदि मैं अगर डिफरेंस करता हूँ तो 4b माइनस 2b हो जाएगा, मतलब अगेन क्या हो जाएगा, 2b होगा, 2b अपान h। अगर इन दोनों के बीच में निकालना चाहूँ, इसमें और इसमें, यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल न्यू का मान 2b अपान h। इसका मतलब क्या है, सब में जो डिफरेंस आ रहा है आवृत्ति में ना, ध्यान रखना, आवृत्ति में, ऊर्जा में नहीं, ऊर्जा में तो अलग अलग आ रहा था, आवृत्ति में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो रही है, एक समान हो रही है। मतलब समान आवृत्ति का यहाँ पे हमको उत्सर्जन रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग में भी बोला था, जब डेफिनेशन बता रहा था उस टाइम भी बोला था। ठीक है, तो समान आवृत्ति में क्या होती है, मतलब जो रोटेशनल आवृत्ति होती है वो क्या होती है, समान अंतराल की होती है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हो। और इसके बाद यदि और को निकालना चाहते हो, और कुछ पूछा है तो तरंग संख्या भी निकाल सकते हो। तरंग संख्या क्या होती है, तरंग संख्या न्यू बार है ना। तो न्यू बार और न्यू में क्या रिलेशन होता है भाई, न्यू और न्यू बार में क्या रिलेशन होता है, चूँकि यहीं पे लिखते हैं, चूँकि c बराबर क्या होता है, नहीं c बराबर नहीं, सॉरी, न्यू बराबर होता है c न्यू बार। तो यहाँ से न्यू बार का मान क्या हो जाएगा, न्यू अपान c, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यू बाई c। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। यदि इसका हम लोग को न्यू का मान मालूम है तो न्यू का मान क्या है, ये होता है, तो इसका न्यू बार का भी मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यू बार 2b अपान h, नीचे में क्या है c, ये हो जाएगा j। ये न्यू बार का मान आ गया। अब ये न्यू बार का मान आ गया, उसी प्रकार जैसे इसमें निकाले हैं, और न्यू बार में दो आवृत्ति में डिफरेंस निकाले हैं, वैसे यहाँ पे भी दो तरंग संख्या में भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तरंग संख्या में डिफरेंस निकालेंगे तो डेल न्यू बार का मान क्या हो जाएगा, वैसे जे का मान रखते जाएंगे, जे का मान रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम ऐसे इसके लिए भी वैल्यू आएगा। तो बताओ क्या आते जाएगा, न्यू बार इक्वल टू, पहले 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b अपान एच सी, 2 रखेंगे तो 4b अपान एच सी, सो ऑन। ठीक है, 6b अपान एच सी, और आगे आते जाएगा। तो अब बताओ यदि मैं तरंग संख्या में, अगर दो तरंग संख्या में अगर अंतराल निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस करूँगा तो क्या होगा, 2b अपान एच सी, और इसके में भी डिफरेंस करूँगा तो 2b अपान एच सी आएगा, इसमें भी करूँगा तो 2b अपान एच सी। मतलब तरंग संख्या में भी क्या होता है, जो दो तरंग संख्या होती है उनमें यदि डिफरेंस निकालना चाहें तो 2b अपान एच सी होता है, वो भी एक समान होता है। जैसे आवृत्ति में समान होता है वैसी तरंग संख्या में भी समान होता है। और इसी को ही ना, ये जो आवृत्ति का जो अंतर है डेल वी, ये वाला, ये जो डेल वी है इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ आवृत्ति अंतराल, सर्वनिष्ठ आवृत्ति अंतराल। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा,
इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉमन फ्रीक्वेंसी इंटरवल, कॉमन फ्रीक्वेंसी इंटरवल। तो सिर्फ इसी उसको बताने के लिए इतना सारा प्रपंच करना पड़ा। यहाँ पे डेल जो न्यू का मान है, जो 2b आ रहा है, 2b/h आ रहा है, उसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ आवृत्ति अंतराल, क्योंकि सभी में एक समान अंतराल आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आप लोग का पूर्ण घूर्णन ऊर्जा, शुद्ध घूर्णन ऊर्जा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को देख लेना, और मेरे ख्याल से आ ही गया होगा, इतना अच्छे से इसको समझा दिया हूँ। और बुक में भी एक बार जाकर ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्विज जो हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो उसका आंसर तो एकदम इजी था, तो मैं कई बार भी लेक्चर में बोलते गया हूँ। ठीक है, तो एक बार बता देते हैं क्या उसका आंसर था। तो पहले मैं स्क्रीन में एक बार शो करा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्या था क्वेश्चन भाई, किसी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है। तो ये पहले बता चुका हूँ, ऊर्जा अंतराल मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल होता है उनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो पहला लेक्चर में ही बताया हूँ। ठीक है, 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। आंसर ए हो जाएगा, क हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, किसी अणु के काल्पनिक संक्रमण में ऊर्जा परिवर्तन होता है। अगेन ये क्या पूछ रहे हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी में कितना डिफरेंस आता है उसको, तो बताया था इसको भी कितना होता है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहाँ पे डिफरेंस आता है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था, किसी अणु में घूर्णन संक्रमण के लिए अवशोषित ऊर्जा कितना होती है। तो ठीक है, ये भी सिंपल सी बात है। ध्यान रखना जो घूर्णन जो एनर्जी लेवल होता है ना, रोटेशनल जो अभी पढ़ाया, इसमें अवशोषण वर्णक्रम प्राप्त होता है, नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, अवशोषण वर्णक्रम क्या होता है, यदि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा उसको बोलते हैं अवशोषण वर्णक्रम, है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मान लो नीचे में कम है ऊपर में ज़्यादा है, तो उसको ऊपर में जाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहेगा, तो क्या करेगा, बाहर से उसको ऊर्जा को अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जो कि फोटॉन के रूप में रहता है, h न्यू के रूप में रहता है। ओके, तो यहाँ पे तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर क्या मतलब ख हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप लोग को पहले से ही पता है। ठीक है, उसके बाद देखो मैं 2-3 क्वेश्चन और शो करता हूँ, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इससे क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जा रहा है क्वेश्चन बनाने का, और इससे क्या आपको पीछे का रिवाइज भी हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताना। देखो 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या है पहला क्वेश्चन, किसी अणु का इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम पाया जाता है। उसके बाद है किसी अणु का पास अवरक्त वर्णक्रम प्राप्त होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग को बताना है। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और को बताते हैं, उसको बताना, वो भी हो जाएगा आप लोग से। तो क्वेश्चन है, एक अणु की काल्पनिक ऊर्जा स्तर होते हैं। तो ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, बाकी और भी मैं दे देता हूँ, सब आप बता सकते हो आराम से, तो दे देते हैं, छोटा छोटा तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद इसको हटा के दूसरा क्वेश्चन शो करता हूँ। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फिर इसका आंसर मैं कल वाले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, ख़त्म करते हैं। लेक्चर को पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों में शेयर भी कर देना, और नहीं आ रहा होगा डिसलाइक कर देना, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।